I welcome you all to this class, and today's topic is process of credit creation by the commercial banks। कि जो कमर्शियल बैंक हैं वो किस तरह से क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, मनी क्रिएशन करते हैं, उसी के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। So let us understand about some basic terms related to credit creation, and first of all we will discuss about primary deposits। तो प्राइमरी डिपॉजिट जो हैं वो क्या होती हैं? जैसा आप सभी जानते हैं कि जो प्राइमरी डिपॉजिट्स हैं ये वो डिपॉजिट्स हैं जो पब्लिक के द्वारा बैंक में जमा कराई जाती हैं। मतलब कि जो पब्लिक अपना पैसा बैंक में जमा करती है उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी डिपॉजिट्स। सो प्राइमरी डिपॉजिट्स आर these are the cash reserves with the commercial banks by the people। लोगों के द्वारा जो कैश डिपॉजिट जमा कराए जाते हैं कमर्शियल बैंक के पास, उसी को हम प्राइमरी डिपॉजिट्स कहते हैं। नेक्स्ट इज सेकेंडरी डिपॉजिट्स। तो सेकेंडरी डिपॉजिट्स क्या हैं कि जब बैंक कस्टमर्स को लोन देता है, लोन सैंक्शन करता है, तो लोन कभी भी कैश में नहीं दिए जाते, उनकी कैश पेमेंट नहीं होती, बल्कि उस लोन अमाउंट को उस बोरोवर के नाम पे एक लोन अकाउंट खोल के उस अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। मतलब जिस आदमी ने लोन लिया बैंक से, उसके नाम पे एक लोन अकाउंट खोलकर बैंक उसके लोन अकाउंट में उस अमाउंट को क्रेडिट कर देता है। तो इस तरह से ये भी एक तरह से बैंक के पास डिपॉजिट हो गया उसका पैसा। दिस इज नोन एज सेकेंडरी डिपॉजिट, या इसको हम डेरिवेटिव डिपॉजिट भी कहते हैं। सो secondary deposits are those deposits which arises on account of loans by banks to the people। कि जो लोन के द्वारा जो डिपॉजिट्स क्रिएट होती हैं उसको हम कहते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट्स। नेक्स्ट इज LRR। सो हर एक बैंक को अपने पास एक लीगल रिजर्व रेशो मेंटेन करना होता है। इट इज legally compulsory for the banks to keep a certain minimum fraction of their deposits as reserves। हर एक कमर्शियल बैंक को अपनी डिपॉजिट्स के हिसाब से एक मिनिमम फ्रैक्शन अपनी डिपॉजिट्स का रिजर्व्स के रूप में रखना पड़ता है। और ये जो रिजर्व्स हैं इट इज बीइंग डिसाइडेड बाय RBI। और इस रिजर्व को जो कंपलसरी होता है मेंटेन करना, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है लीगल रिजर्व रेशो। दिस इज नोन एज व्हाट? LRR। तो इसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हर बैंक को एक मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स अपने पास रिजर्व फॉर्म में रखना पड़ता है, और उस रिजर्व को ही हम क्या कहते हैं? लीगल रिजर्व रेशो। तो आइए क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस को समझने से पहले उससे रिलेटेड कुछ अजम्पशंस को समझ लिया जाए कि अजम्पशन जो हैं उसके लिए क्या क्या है, क्या क्या मान्यताएं हम लोग रखते हैं प्रोसेस को समझने से पहले। तो सबसे पहले इसमें जो अजम्पशन है वो ये है कि एंटायर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इज टेकन एज वन यूनिट और दीज आर टर्म्ड एज बैंक्स। मतलब कि पहली मान्यता ये है, पहली अजम्पशन ये है कि कंट्री के अंदर जितना भी बैंकिंग सिस्टम, मतलब कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम है, ऑल शॉर्ट ऑफ कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम, जितने भी तरह के कमर्शियल बैंक है उनको सबको हम एक यूनिट मान लेते हैं।
फंक्शनिंग के लिए सिर्फ उसको एक यूनिट मान लिया जाता है। तो और इनको हम क्या कहते हैं, बैंक्स, मतलब दीज आर टर्म्ड एज बैंक्स। एंड नेक्स्ट इज ऑल पेमेंट्स आर मेड थ्रू चेक्स। हमें ये भी इसको अज्यूम करना है, हालांकि एक्चुअल सेंस में ऐसा नहीं होता है, खास करके हमारी इंडियन इकोनॉमी में तो ऐसा अभी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं है। नो डाउट कुछ ट्रांजेक्शन्स या अभी जैसे ये ऑनलाइन पेमेंट्स का एक दौर शुरू हुआ है तो उससे कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी पेमेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन नहीं होती है या चेक्स के थ्रू नहीं होती है। हमारे इंडिया में बहुत सारे कस्टमर अभी भी कैश पेमेंट्स करते हैं, इसीलिए इसको जम्पशन के रूप में लिया गया, माना गया है। इसको हमने एज्यूम किया है कि जितनी भी पेमेंट्स होंगी वो सारी की सारी पेमेंट्स जो हैं दे आर मेड थ्रू चेक्स, कि सारी की सारी पेमेंट्स को हम चेक्स के थ्रू करेंगे। इसका मतलब है जैसे अभी ये ऑनलाइन पेमेंट्स का दौर शुरू हुआ है तो चेक्स की जगह आप साथ में ये भी बोल सकते हो कि सारी पेमेंट्स कैसे हो रही हैं, ऑनलाइन हो रही हैं एक तरह से। क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट्स का मतलब है कि उसमें कहीं पर भी कैश का जो इन्वॉल्वमेंट है वो नहीं हो रहा है, बस बैंकिंग सिस्टम के अंदर ही पैसे का फ्लो जो है वो हो रहा है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल रिसिप्ट्स आर डिपॉजिटेड इन द बैंक्स। देखो जब चेक्स के रूप में पैसा मिलेगा कस्टमर को तो वो नेचुरली है बैंक में जमा कराएगा, इसलिए हम ऐसा यहाँ अज्यूम कर रहे हैं कि ऑल रिसिप्ट्स आर डिपॉजिटेड इन द बैंक्स। बैंक्स मतलब जो जितना भी कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम है उसमें वो पैसा किसी न किसी बैंक में जमा होगा। जैसे किसी ने भी एक पेमेंट किया है तो वो चेक के थ्रू काट के किया है, अब चेक कहाँ जाएगा, किसी न किसी बैंक में जमा होगा उस कस्टमर के जिसको वो चेक इशू किया गया है। तो इस तरह से ये एजम्पशंस हैं, इनको हमने माना है कि भाई पहली एजम्पशन ये है कि सारा कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम एक यूनिट की तरह काम करता है। दूसरा ये है कि जितनी भी पेमेंट्स की जाएंगी वो सारी की सारी चेक्स के थ्रू की जाएंगी। और तीसरा ये है कि जितनी भी रिसिप्ट होती है, पैसा जितना भी रिसीव करते हैं डिफरेंट कस्टमर से एक दूसरे से या किसी भी फर्म से, वो सारे का सारा पैसा कहाँ जमा होता है, बैंक के अंदर। मतलब अल्टीमेटली हम इसको यूं मान के चलते हैं कि पैसे का जो फ्लो हो रहा है, जो सर्कुलेशन ऑफ मनी हो रही है, इट इज हैपनिंग विद इन द बैंक्स ओनली। वो सिर्फ बैंक्स के अंदर ही पैसा जो है वो उसमें हम डील कर रहे हैं, कैश पेमेंट्स या कैश रिसिप्ट नहीं हो रही हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई LRR इज मेंटेन्ड, कि जो लीगल रिजर्व रेशो है उसको मेंटेन क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें जो ज़रूरी बात समझने वाली है वो ये है कि ऑल द कस्टमर्स डू नॉट अप्रोच द बैंक फॉर विड्रॉल ऑफ मनी एट द सेम टाइम। ये बैंक्स का अपना अनुभव भी होता है, अपने अनुभव के आधार पर भी बैंक ये डिसाइड करते हैं और उनको अपनी फंक्शनिंग के हिसाब से उनका जो एक्सपीरियंस है वो ये रहता है कि ऑल कस्टमर्स ऑफ द बैंक डू नॉट अप्रोच द बैंक फॉर विड्रॉल ऑफ मनी एट द सेम टाइम। मतलब पहली जो इसमें उनका एक्सपीरियंस है बैंक्स का वो ये है कि बैंक के पास जितने भी कस्टमर हैं, मान लो एक बैंक के 10,000 कस्टमर हैं, तो वो सारे के सारे कस्टमर जो है अपना पैसा विड्रॉल करने के लिए सेम टाइम पे नहीं जाएंगे। मतलब जैसे एक दिन में ऐसा नहीं है कि सारे कस्टमर जाएंगे बैंक में और अपना पैसा निकाल लेंगे, ऐसा नहीं होगा। ऐसा बैंकिंग सिस्टम का एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि ऐसा देखने में भी हम लोग भी देखते हैं कि जैसे हाँ, जितने भी लोग हैं ऐसा तो नहीं है कि कोई एक बैंक है उसके जितने भी कस्टमर हैं वो सारे के सारे कस्टमर अपना पैसा निकालने बैंक में जाएंगे या ATM यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं होता है। ये एक्सपीरियंस होता है बैंकिंग सिस्टम का। और दूसरा जो एक अनुभव है बैंक का वो क्या होता है कि जो कस्टमर हैं दे डू नॉट विड्रॉ एंटायर अमाउंट एट वन गो। ये भी मतलब साथ में एक इनका एक्सपीरियंस है बैंकिंग सिस्टम का कि जैसे जो भी कस्टमर जो है बैंक में पैसा निकालने जाएगा, हो सकता है कोई एक आध कस्टमर जो है अपना मैक्सिमम पैसा निकाल ले या ज़्यादा लोग भी निकाल सकते हैं, लेकिन
ऐसा नहीं होगा कि सारे लोग जो हैं अपना सारा का सारा पैसा एक बारी में ही निकाल लेंगे। तो ऐसा जो है वो अनुभव के आधार पर ऐसा माना जाता है कि बैंक में ऐसा कस्टमर्स नहीं करते हैं। और नेक्स्ट जो पॉइंट आपका है वो ये है कि देयर इज अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ न्यू डिपॉजिट्स इनटू द बैंक्स। न्यू डिपॉजिट्स का मतलब है जो कस्टमर्स जो है अपना पैसा बैंक में जमा कराते रहते हैं। मतलब न्यू डिपॉजिट एक तरह की प्राइमरी डिपॉजिट्स हैं कि देयर इज अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ न्यू डिपॉजिट्स इनटू द बैंक्स, कि बैंक के अंदर पैसा, नया पैसा जो है, न्यू डिपॉजिट्स जो हैं वो होते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि एक बारी में पैसा जमा हुआ है बस वही सर्कुलेशन में जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो भी कस्टमर हैं वो अपने पास, जैसे मान लो उनकी सेविंग बढ़ गई, उनके पास ज़्यादा पैसा हो गया तो बैंक में जमा कराएंगे कराएंगे। तो एक तरह से वो न्यू डिपॉजिट हो जाती है बैंक के लिए। सो इन चीज़ों पर बेस्ड जो है, मतलब ये जो मान्यताएं हैं, इससे अ, मतलब ये जो एक्सपीरियंसेस हैं, इन एक्सपीरियंसेस के बेस पर बैंक को समझ आता है कि जितना पैसा उनके पास पड़ा है, टोटल जो प्राइमरी डिपॉजिट्स उनके पास हैं, तो उसको अपने पास सारे पैसे को वो नहीं रखते हैं, उसको रखना फायदेमंद नहीं है। इसलिए वो क्या करते हैं कि जितना पैसा उनको ज़रूरत के हिसाब से अपनी फंक्शनिंग के लिए चाहिए, उतना वो एज अ फ्रैक्शन ऑफ द टोटल डिपॉजिट मेंटेन करते हैं उस रेशो को। और बाकी जो पैसा उनके पास बचता है उसको लोन के रूप में आगे कस्टमर्स को वो मतलब एडवांस करते हैं, दे एडवांसेस लोन्स आउट ऑफ दैट मनी। तो एक मिनिमम फ्रैक्शन में उनको पैसा जमा रखना पड़ता है, उसी को हम LRR कहते हैं, लीगल रिजर्व रेशियो कहते हैं। और उसके कारण भी आपको बता दिए कि सारे कस्टमर सेम डे पे पैसा नहीं निकालेंगे और वो सारा का सारा पैसा भी एक साथ नहीं निकालेंगे। और जो नए डिपॉजिट्स हैं वो भी बैंक में जमा होते रहते हैं। So let us understand about the process of money creation by the commercial bank. अब हम इसकी प्रोसेस को समझेंगे कि किस तरह की प्रोसेस है जिसमें बैंक जो है वो मनी क्रिएट करता है या क्रेडिट क्रिएट करता है। तो सबसे पहला स्टेप इसमें जो है वो ये है कि प्राइमरी डिपॉजिट्स बाय द कस्टमर्स इन द बैंक। सबसे पहले क्या होता है कि कस्टमर जो है अपना पैसा जाकर बैंक में जमा कराते हैं, जिसको हम प्राइमरी डिपॉजिट्स कहते हैं। तो ये सबसे पहला स्टेप है। मनी क्रिएशन करने से पहले सबसे पहला स्टेप क्या है कि प्राइमरी डिपॉजिट्स की जाएंगी कस्टमर्स के द्वारा बैंक में। क्योंकि बैंक तभी तो आगे मनी क्रिएट करेगा जब उसके पास पैसा होगा। अब बैंक के पास पैसा कहाँ से आता है? जब कस्टमर पैसा जमा कराते हैं। तो जो प्राइमरी डिपॉजिट्स होती हैं, जो पब्लिक है वो उसको जमा कराती है बैंक बैंक में, और उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी डिपॉजिट्स। और दूसरा, जैसे अभी हमने पिछली जो स्लाइड थी उसमें भी डिस्कस किया कि based on the past experience banks keep minimum cash reserves with them, say it is 10%। मतलब मान लीजिए कि ये जो रेशो है ये 10% है। जितना उनके पास टोटल डिपॉजिट्स है उसका वो 10% अपने पास एज लीगल रिजर्व रेशो रखते हैं। हालांकि एक्चुअल सेंस में ये डिफरेंट रहता है। यहाँ आपने सिर्फ इसको एज्यूम करना है कि मान लीजिए ये जो लीगल रिजर्व रेशो है ये 10% जो है वो मेंटेन किया गया है। अब उसके बाद क्या होता है कि बैंक जो है बाकी जो पैसा है, रेस्ट ऑफ द मनी इज गिवन एज लोन्स टू द बोरोवर्स, कि जो बाकी का पैसा है वो किसको दिया जाता है? वो कस्टमर्स को एज लोन्स जो है वो एडवांस किया जाता है। मतलब उस बचे हुए पैसे में से जो LRR के बाद बैंक के पास बच जाता है, उस पैसे को बैंक जो है आगे कस्टमर्स को लोन के रूप में एडवांस करते हैं, क्योंकि उससे उनको ब्याज मिलेगा, पैसा कमाएंगे बैंक से, प्रॉफिट होगा उनको। नेक्स्ट है कि जो लोन्स होते हैं वो कभी भी कैश में जो है वो ट्रांसफ़र नहीं किए जाते हैं। जब भी किसी भी कस्टमर को का लोन सैंक्शन होता है तो ऐसा कभी नहीं करते बैंक कि उस लोन अमाउंट को बैंक जो है वो कैश के रूप में उसको दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। यहाँ होता क्या है कि जो लोन्स हैं वो कस्टमर के नाम पर बैंक में एक लोन अकाउंट खोला जाता है और उस लोन अकाउंट में उस पैसे को क्रेडिट कर दिया जाता है, मतलब ट्रांसफ़र कर दिया जाता है।
तो लोन्स आर क्रेडिटेड इन द लोन अकाउंट ऑफ द बोरोवर and which is known as what? Secondary deposits or the derivative deposits. तो ये अगला प्रोसेस का इस प्रोसेस का अगला स्टेप है कि जो लोन्स हैं उनको लोन अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, ना कि कैश में उनको आगे पैसा दिया जाता है। तो अगला स्टेप जो प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन में है, वो स्टेप क्या है कि बोरोवर कैन इशू चेक्स अगेंस्ट क्रेडिटेड लोन्स। जो बोरोवर हैं जिन्होंने पैसा लिया है उधार बैंक से और उनके लोन अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो चुका है या क्रेडिट हो चुका है, तो उसके बाद जो बोरोवर हैं या जिन्होंने लोन लिया है, दे कैन इशू चेक्स अगेंस्ट द क्रेडिटेड लोन्स। मतलब उस लोन अमाउंट में से जो भी उन्होंने पेमेंट करनी है आगे किसी भी कस्टमर्स को, आई मीन किसी भी जो उनके साथ डील किया है, जिसको भी पेमेंट करना है, तो उन सभी पेमेंट्स को वो चेक के थ्रू करेंगे, ना कि कैश के थ्रू। मतलब प्रोसेस में ये हमने अज्यूम भी किया था कि सारी पेमेंट्स क्या होंगी, चेक्स में होंगी, वो कैश में नहीं होंगी। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज कि मनी, जो बैंक मनी है, इट सर्कुलेट्स इन द फॉर्म ऑफ चेक्स, नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो ये प्रैक्टिकली जो है ये नहीं होता है हालांकि, लेकिन अजम्पशन के हिसाब से तो ऐसे ही होगा कि जो बोरोवर हैं या जिन्होंने आगे लोन लिया है बैंक से, उनके लोन अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो गया और उसके बाद वो क्या करते हैं, जिस भी पार्टी को उन्होंने आगे पेमेंट करना है, क्योंकि देखिए लोन लिया है तो किसी ना किसी काम के लिए लिया है। मतलब इन्वेस्टमेंट लोन हो सकता है, वो एजुकेशनल लोन हो सकता है, या फिर वो ऑटो लोन हो सकता है, पर्सनल लोन हो सकता है, किसी भी तरह का लोन हो। तो नेचुरली है लोन्स किस लिए लिए जा रहे हैं, या तो वो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लिए जा रहे हैं या फिर ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स खरीदने के लिए लिए जा रहे हैं। मतलब लोन्स आर टू बी यूज समवेयर, दे आर टू बी पेड एज पेमेंट्स टू समवन एल्स। किसी न किसी पार्टी को उसकी पेमेंट हमें करनी होती है। वो नंबर ऑफ पार्टीज भी हो सकती हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनको हमने पेमेंट्स करनी है। अब जैसे मान लीजिए किसी ने घर बनाने के लिए पैसा लिया है, हाउस लोन लिया है, तो नेचुरली है कि उस हाउस लोन में से बहुत सारा पैसा जो है वो, जिससे ईंट खरीदी है उसको भी देना पड़ेगा, जिससे आयरन रॉड जो है वो खरीदा है उसको भी देना पड़ेगा, या जिससे सीमेंट खरीदा है उसको पेमेंट करना पड़ेगा। डिफरेंट पार्टीज आर देयर टू होम द बोरोवर हैज टू पे मनी। तो जितनी भी पेमेंट्स उसको पे करनी है, वो सारी की सारी उसको किस तरह से पे करनी है, चेक्स के थ्रू। वो चेक काट कर देगा जिस भी पार्टी को पेमेंट करनी है, और उसको जो है वो जो जब चेक में पेमेंट करेगा तो वो जिसको चेक मिला है वो भी तो नेचुरली है ना उसको अपने बैंक में जमा कराएगा। तो अल्टीमेटली पैसा क्या हो रहा है, मतलब देर इज नो कैश मूवमेंट। इकोनॉमी के अंदर कैश मूवमेंट नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है कि बैंकिंग सिस्टम के अंदर ही पेमेंट्स पे हो रही हैं इन फॉर्म ऑफ चेक्स, और जो रिसिप्ट भी हो रही हैं इन इन फॉर्म ऑफ चेक्स। उन चेक्स को कस्टमर अपने बैंक में जमा कराता है, और अल्टीमेटली जो पैसा है वो बैंकिंग सिस्टम के अंदर ही रहता है। सो नेक्स्ट इज इट इंक्रीजेज सेकेंडरी डिपॉजिट्स इन द बैंकिंग सिस्टम। मतलब जब क्रेडिट क्रिएशन होता है, आगे लोन लोगों को एडवांस किए जाते हैं, कस्टमर्स को लोन दिया जाता है, तो वो उनके लोन अकाउंट में जो पैसा है वो ट्रांसफर किया जाता है, उसको क्रेडिट किया जाता है उनके लोन अकाउंट्स में। और इससे क्या होता है, इट इंक्रीजेज सेकेंडरी डिपॉजिट्स इन द बैंकिंग सिस्टम। तो इससे बैंकिंग सिस्टम के अंदर जो है वो सेकेंडरी डिपॉजिट्स बढ़ जाती हैं। एंड नेक्स्ट वन इज कि जो प्राइमरी डिपॉजिट्स हैं और सेकेंडरी डिपॉजिट्स हैं, इन दोनों को मिलाकर ही टोटल डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक विद द कमर्शियल बैंक बनता है। मतलब अगर हम ये बात करें कि कस्टमर्स के टोटल डिमांड डिपॉजिट्स कितने हैं बैंक के अंदर, तो वो कैसे हम डिफाइन करेंगे, दिस इज इक्वल टू द प्राइमरी डिपॉजिट एंड सेकेंडरी डिपॉजिट। तो प्राइमरी डिपॉजिट जो पब्लिक ने अपना पैसा बैंक में जमा कराया था, और सेकेंडरी डिपॉजिट की जिन कस्टमर्स ने लोन भी लिया हुआ है बैंक से और उनके लोन अकाउंट में वो पैसा जो है वो क्रेडिट किया गया है, वो सेकेंडरी डिपॉजिट होती है। और इन दोनों को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, टोटल डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पीपल विद द कमर्शियल बैंक। तो नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो टोटल डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक है, इट इज मेनी टाइम्स ऑफ देयर कैश रिजर्व्स। तो ये बात मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे
कि जैसे जो बैंक के पास जितना भी प्राइमरी डिपॉजिट्स आया, उसमें से उसने कुछ अपने पास LRR के रूप में रखा और बाकी पैसा उसने आगे क्या किया, लोन के रूप में एडवांस कर दिया। अब ये जो मतलब कि लोन दिया है ये सेकेंडरी डिपॉजिट बन जाता है। एक उसके पास इनिशियल जो डिपॉजिट थी, जो प्राइमरी डिपॉजिट्स थी, उन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, टोटल डिमांड डिपॉजिट्स बनते हैं। तो ये जो टोटल डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं ना बैंक के पास, ये उनके कैश रिजर्व से या LRR से वो कई गुना होते हैं। मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि बैंक जो है वो अपनी LRR से कई गुना पैसा आगे मतलब जनरेट करता है, मनी को क्रिएट करता है या क्रेडिट क्रिएशन करता है। एंड thus बैंक lends many times more than their cash reserves। तो यही बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इस तरह से बैंक क्या करता है कि जितना उसके पास कैश रिजर्व्स थे, उन कैश रिजर्व से कई गुना वो आगे पैसा उधार देता है, लैंड करता है, क्रेडिट क्रिएशन करता है। तो इस बात को ये समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जैसे अगर हम इसको प्रैक्टिकल वे में समझें कि ये कैसे पॉसिबल है। देखिए, अगर मान लीजिए एज ए कस्टमर आपके पास 1 लाख रुपया है ना, आपके पास 1 लाख रुपए जमा है। अब आपने आगे किसी को लोन देना है, तो आप उस 1 लाख रुपए में से मैक्सिमम कितना लोन दे सकते हो? भाई 1 लाख ही दे सकते हो ना। 1 लाख आपके पास है तो 1 लाख रुपये आप किसी को दे सकते हो आगे। लेकिन बैंक जो है, बैंक उससे कई गुना ज़्यादा देगा। मान लो बैंक के पास जो है वो आपने 1 लाख रुपए जमा करा दिया। अब बैंक अगर मान लो उसका लीगल रिजर्व रेशो 10% है, मतलब बैंक जो है 1 लाख में से अगर 10,000 रुपये अपने पास रखता है और बाकी अगर वो लोन आगे देना शुरू करता है, तो बैंक जो है उस प्राइमरी डिपॉजिट ऑफ 1 लाख रुपीज जो आपने बैंक में 1 लाख रुपए जमा कराया था, उसमें बैंक कुल मिलाकर सेकेंडरी डिपॉजिट्स मिलाकर 10 लाख रुपए का आगे बिजनेस करता है। मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल डिमांड डिपॉजिट्स बनाता है ना बैंक, वो 10 लाख रुपए की बनाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 लाख में से 1 लाख रुपए तो पहले से जमा था। तो इसका मतलब है 9 लाख रुपया बैंक ने क्या किया है, आगे लोन एडवांस किया है कस्टमर्स को, जो कि इंडिविजुअल लेवल पर पॉसिबल नहीं है। इंडिविजुअल जो है कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है। दिस इज पॉसिबल because of the banking system only. So this is the beauty of banking system, that it can generate the total deposits many times more than that of their primary deposits. Now let us understand the process of credit creation in the single banking system. सिंगल बैंकिंग सिस्टम ये वर्ड मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि हमने पहले से अज्यूम किया है कि पूरी कंट्री के अंदर जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनको हम एक सिंगल यूनिट मानते हैं और उनको हम कहते हैं बैंक्स। तो यहाँ पर जब भी हम इनिशियल डिपॉजिट की या लीगल रिजर्व रेशो की या लोन्स की बात करेंगे, तो ये बात सभी बैंक्स के लिए हो रही है, not only about a single bank. So let us understand it with the help of this numerical example here. तो फर्स्ट राउंड में हम ऐसा एज्यूम करते हैं, ऐसा मान के चलते हैं कि मान लीजिए इंटायर बैंकिंग सिस्टम में जो आपकी इनिशियल डिपॉजिट्स हैं वो 10,000 रुपीज है। बैंक्स में जो डिपॉजिट्स हैं, इनिशियल डिपॉजिट्स, वो कितनी हैं, 10,000 है। अब बैंक्स क्या करते हैं, लीगल रिजर्व रेशो के हिसाब से जो रेशो है मान लो 10% है, तो 10,000 का 10% मतलब 1,000 रुपीज बैंक्स अपने पास रखते हैं एज रिजर्व्स, और बाकी जो पैसा बचता है बैंक्स के पास उसको वो डिफरेंट कस्टमर्स को लोन देते हैं। अभी जो 9,000 रुपीज एज लोन्स एडवांस किया गया है, ये कैश में नहीं दिया जाता, बल्कि कस्टमर्स के नाम पर लोन अकाउंट खोल दिए जाते हैं और आगे उनको
ये परमिशन मिल जाती है कि वो अपने पैसे को थ्रू चेक्स आगे पे कर सकते हैं, पेमेंट करेंगे चेक्स के थ्रू। तो अभी जो 9,000 रुपीज पूरी बैंकिंग सिस्टम में लोन दिए गए हैं अलग अलग कस्टमर्स को, तो डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स में, जिसको हमने एक सिंगल यूनिट भी माना है, उनमें कस्टमर्स के नाम पे लोन अकाउंट खुले होंगे। अब जिन कस्टमर्स को लोन मिला है उन्होंने आगे किसी न किसी को तो पेमेंट्स करनी थी उसमें से, तो उन्होंने क्या किया, उसमें से चेक इशू कर दिए पेमेंट्स के लिए। अब ये जिस आदमी को भी ये चेक मिले हैं एज पेमेंट्स, उनकी तो रिसिप्ट है ना, उनको तो पैसा मिला है इन टर्म्स ऑफ चेक्स। अब वो क्या करेंगे, वो पार्टीज क्या करेंगे जिनको चेक रिसीव हुए हैं, वो उन चेक्स को अपने बैंक अकाउंट में जाके जमा कराए। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो 9,000 रुपीज के लोन्स दिए गए थे, वो दोबारा से वही पैसा बैंकिंग सिस्टम में जमा हो गया, क्योंकि जिन भी क्लाइंट्स को आगे वो लोन जो थे वो एडवांस किए गए थे, उन्होंने आगे अपनी अपनी पार्टीज को पेमेंट किया, उन सभी पार्टीज ने अपने अपने चेक जो है वो बैंक में जमा कराए, और अल्टीमेटली जो इंटायर बैंकिंग सिस्टम है उसके अंदर ही वो पैसा मूव होके, रोटेट होके अलग अलग बैंक्स में वही 9,000 रुपीज फिर से डिपॉजिट्स में चला जाता है। और बैंक्स की LRR परसेंटेज के हिसाब से सभी बैंक्स उस 9,000 में से 900 रुपीज लीगल रिजर्व रेशो में रखेंगे, और बाकी जो अमाउंट बचता है उनके पास 8,100, इसको वो एज लोन्स आगे एडवांस कर रहे हैं। फिर वही प्रोसेस कंटिन्यू होता है। ये जो लोन्स आगे दिए गए हैं, इन लोन्स को भी लोन अकाउंट में ही क्रेडिट किया गया है, और जिनको लोन मिला है, सैंक्शन हुआ है, वो भी आगे जो पेमेंट्स कर रहे हैं उसमें से वो भी चेक्स में कर रहे हैं। और फिर जिनको उन्होंने चेक इशू किए हैं वो पार्टीज भी अपने अपने चेक को बैंक में जमा करवाती है अपने अपने अकाउंट्स में। अल्टीमेटली फिर से वो पैसा बैंकिंग सिस्टम में ही जमा हो जाता है, और ये 8,100 जो है दोबारा से डिपॉजिट फॉर्म में बैंक्स के पास आता है, और बैंक्स क्या करते हैं, उसमें से 10% LRR के हिसाब से 810 रुपीज अपने पास रखेंगे, और बाकी जो पैसा है जो बच जाता है उनके पास, वो 7,290 रुपीज जो है दोबारा से वो लोन्स के रूप में दे देंगे कस्टमर्स को। फिर से वही होगा प्रोसेस कि जिनको लोन मिला है वो आगे जो भी उन्होंने पेमेंट्स करनी है उनको चेक्स में करेंगे, चेक्स में वो पेमेंट करेंगे, और जिन पार्टीज को चेक मिले हैं वो भी अल्टीमेटली इन चेक्स को फिर अपने अपने बैंक अकाउंट्स में जमा कराएंगे, और फिर अल्टीमेटली वो सारा का सारा पैसा फिर से एज डिपॉजिट्स बैंक्स में जमा हो जाता है। तो ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यू रहेगा, ये चलता रहेगा। कब तक चलेगा? इट कंटिन्यूज टिल द टोटल ऑफ LRR, जो लीगल रिजर्व रेशो का टोटल है, जब तक वो इट बिकम्स इक्वल टू द इनिशियल डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक्स, कि जो LRR का टोटल है, मतलब जैसे यहाँ 10,000 आ रहा है, इफ दिस बिकम्स इक्वल टू द इनिशियल डिपॉजिट, जैसे यहाँ पर आपके पास ये इनिशियल डिपॉजिट कितनी थी, 10,000, तो देखिए जब LRR का टोटल इनिशियल डिपॉजिट के बराबर नहीं हो जाता तब तक ये प्रोसेस लोन देने का कंटिन्यू रहेगा, और जब ये बराबर हो जाता है, मतलब इनिशियल डिपॉजिट जो है बैंक की, इट इज इक्वल टू द सम टोटल ऑफ लीगल रिजर्व रेशो का जो टोटल आ रहा है उसके बराबर हो जाता है, तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। और आप इसमें जब इनका सम टोटल निकालेंगे सभी कॉलम्स का डिफरेंटली, चाहे वो डिपॉजिट्स हैं या LRR है या लोन्स हैं, तो इनका टोटल इस तरह से होगा, जो डिपॉजिट्स हैं ये कुल डिपॉजिट्स आपके पास बन जाएंगे 1 लाख, और इसमें से जो LRR था एक तरह से ये आपकी इनिशियल डिपॉजिट्स थी,
वो थी 10,000 और बाकी जो लोन आगे दिया गया है वो हो गया 90,000। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो डिपॉजिट है वो कितना है, वो 1 लाख बन रहा है टोटल डिपॉजिट्स। और इन टोटल डिपॉजिट्स में ही आपके 10,000 प्राइमरी डिपॉजिट्स हैं और जो लोन्स हैं वो कितने हैं, वो 90,000 है। सो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि बैंक के पास इनिशियल जो डिपॉजिट है वो थी 10,000 और उसका कई गुना जो है आगे लोन के रूप में दिया गया। और जो टोटल डिपॉजिट्स विद द बैंक होते हैं वो भी उसके कई गुना हो जाते हैं। तो इस तरह से बैंक्स जो है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि बैंक के पास जितनी प्राइमरी डिपॉजिट्स होती हैं उसका कई गुना वो टोटल डिपॉजिट्स के रूप में क्रिएट करता है। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द टोटल डिमांड डिपॉजिट्स, कि किस तरह से जो बैंक्स हैं वो क्रेडिट क्रिएशन के द्वारा आगे डिमांड डिपॉजिट्स को कितने अमाउंट तक क्रेडिट करते हैं। तो टोटल डिमांड डिपॉजिट्स को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है, दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई LRR मल्टीप्लाइड बाई प्राइमरी डिपॉजिट्स। कि हमें क्या करना है, उसको कैलकुलेट करने के लिए जो LRR है उससे हमने डिवाइड करना है 1 को, 1 डिवाइडेड बाई LRR एंड मल्टीप्लाइड बाई प्राइमरी डिपॉजिट्स। एंड अगर हम इसे एक एग्जांपल के माध्यम से समझें, so if your LRR is 10% and say your primary deposits with the bank और initial deposit with the bank जो है वो 10,000 है, this is with the banks, मतलब banks क्या है, एक सिंगल यूनिट है, सिंगल बैंकिंग यूनिट है सारे बैंक्स। तो उनकी जो इनिशियल डिपॉजिट है या प्राइमरी डिपॉजिट है वो कितना है, 10,000 और LRR कितना परसेंट हमने दिया है, 10%। सो अब इसको कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ से इस एग्जांपल के हिसाब से जो बैंक्स है वो कितना टोटल डिपॉजिट्स क्रिएट करेंगे। दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 10% मल्टीप्लाइड बाई प्राइमरी डिपॉजिट दैट इज 10,000 rupees. So now this becomes equal to the, according to formula it is, if you will calculate this mathematically, 1 divided by 10%, so it becomes 100 by 10 and then multiplied by 10,000 and total it becomes how much, it becomes equal to 1 lakh. So in this way the total demand deposits is equal to 1 lakh rupees, out of which there are primary deposits of 10,000 rupees and secondary deposits of 90,000 rupees. इसमें secondary deposits आपकी कितनी हैं, this is 90,000, जैसा भी हमने पिछले numerical example में भी इसको देखा था। तो जो total demand deposits थी it was equal to 1 lakh and out of this 1 lakh this 10,000 was the initial deposits or the primary deposits and 90,000 was the second deposits or the derivative deposits which arises due to the loan advancement or credit creation. Now next topic is money multiplier. So how do we calculate the money multiplier? K refers to money multiplier or credit multiplier. हम मनी मल्टीप्लायर को या क्रेडिट मल्टीप्लायर भी हम इसको कहते हैं, इसको हम किस चीज से इंडिकेट करते हैं, K से। So K refer to the money multiplier or the credit multiplier. मनी मल्टीप्लायर का मतलब है कि जितना हमारे पास इनिशियल डिपॉजिट्स हैं बैंकिंग सिस्टम में, उसको अगर एक LRR का परसेंटेज मान लिया जाए तो उसके हिसाब से वो कितना टोटल क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, कितने गुना क्रेडिट क्रिएशन होता है प्राइमरी डिपॉजिट का, उसको हम कहते हैं मनी मल्टीप्लायर और क्रेडिट मल्टीप्लायर। तो उसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है K इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई LRR। उसको निकालने के लिए हम फॉर्मूला इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट इज, अगर हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझें तो LRR अगर मान लीजिए हमने अज्यूम किया है 10% है,
तो फिर उसके हिसाब से मनी मल्टीप्लायर या क्रेडिट मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी, उसको निकालने के लिए फार्मूला यूज किया जाएगा k इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 10%, और मैथमेटिकली जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इट बिकम्स 100 डिवाइड बाई 10 and k becomes equal to 10 times. So this is money multiplier. So if you find this video meaningful and helpful, so please share it to the others, those who can be benefited out of it. Thank you.